हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू दिस सेशन। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पहुंचे हैं और आज हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो ईवीएस का है। इसके पहले हम ईवीएस पेडागोजी के 2 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले हम ईवीएस पेडागोजी के 2 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं जो कि 2021 के ही थे। तो इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर था वो 1 जनवरी का था, 3 जनवरी का था। आज हम 5 जनवरी के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि 2022 में हुआ था। अगर पहले मैं ईवीएस के पेडागोजी पे वीडियोस बना रही हूँ और उसके बाद मैं बहुत जल्दी ही ईवीएस के कंटेंट पार्ट वाले पे भी वीडियो बनाऊँगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट ईवीएस का जो कंटेंट है वो बहुत डायनेमिक है, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से है। अगर आपको 300-400 क्वेश्चन अगर आपको एकदम नए देखने के लिए मिलेंगे और आप उनके ही थ्रू नोट्स अपना बना लेंगे तो आपका 15 क्वेश्चन तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आराम से हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है नहीं ईवीएस के लिए। सबसे पहले हम पेडागोजी वाले पार्ट को देख रहे हैं तो उसको ही देखेंगे पहले, और जब पेडागोजी वाला पार्ट ख़त्म होगा तो फिर हम कंटेंट वाले पार्ट पर भी चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करनी है कि जो भी भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का क्या उद्देश्य है? एक चर्चा करनी है बच्चों के साथ और उसका टॉपिक है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। तो उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए शिक्षक का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो पाचन क्रिया या वैज्ञानिक प्रत्यय के विषय में विद्यार्थियों के कल्पनाशीलता का विकास करना, या फिर प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, या फिर क्या है, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, या फिर सभी सही हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? जब हम भोजन खाते हैं और उसका शरीर के अंदर क्या होता है इस बात का अन्वेषण करना है। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षक क्या करना चाहता है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना चाहता है। जो शिक्षक है वो बच्चों में क्या करना चाहता है? वह बच्चों के विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना चाहता है। मुझे पता है कि आप सभी लोग डी के तरफ जाने वाले थे, लेकिन मुझे भी लगा कि हाँ, इसका आंसर डी तो हो सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो सी होगा। तो आपको ऑफिशियल के साथ जाना है क्योंकि आंसर मार्क वही करने वाले हैं, उस पर नंबर्स भी वही देने वाले हैं। हम कोई भी, मैं, आप या कोई भी नंबर नहीं देगा, नंबर तो वही देने वाले हैं। तो उनके हिसाब से आप जाइए। यहाँ पे सी ऑप्शन उन्होंने सही माना है। और विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना मतलब कि बच्चे जो है वो बच्चों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करने के लिए एक्सप्लोरिंग मतलब कि अंतर्बोधि का मतलब कि बच्चों के अंदर उस टॉपिक को लेकर क्या बोध है उसका, वो उसके बारे में वो एक्सप्लोर कर पाए, समझ पाए, जान पाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन डी होगा, लेकिन इसका ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में सी ही है। और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा? यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि कक्षा 4 के अध्यापक अयान जो है एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं और इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा? वर्गीकरण और प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, संप्रेषण और चर को प्रोत्साहन मिलेगा, अवलोकन और मॉडल का निर्माण होगा, या फिर नक्शा बनाना होगा और मापन करना होगा। तो कक्षा 4 के अध्यापक हैं एक अयान और वो संग्रहालय की
मतलब संग्रहालय म्यूज़ियम की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं तो वो कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ाएंगे। तो अगर आप संग्रहालय में जाएंगे तो आप अवलोकन करेंगे और मॉडलों का निर्माण करने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आप इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। वहाँ पे आप वर्गीकरण तो कर लेंगे लेकिन प्रयोग करना आप वहाँ से नहीं सीख पाएंगे म्यूज़ियम में, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए लोग जाते हैं। म्यूज़ियम में लोग ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाते हैं। उसके अलावा संप्रेषण और चरों की पहचान करना। तो संप्रेषण और चरों की पहचान करने के लिए भी नहीं, यहाँ पे बात करने के लिए नहीं जाते हैं, म्यूजियम में एकदम शांत रहते हैं। तो अवलोकन करने के लिए और मॉडल का निर्माण करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। और मैं यहाँ पे आपको जो भी आंसर बताऊंगी वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। कोई भी आंसर मतलब मैं बताऊंगी कि जहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे क्या लग रहा है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अपडेटेड वाला, क्योंकि आपको आंसर वही मार्क करने हैं जो कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर मतलब CBSE की तरफ से मिल रहा है आपको आंसर। अयान नाम के एक टीचर हैं जो कि क्लास 4th के बच्चों के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, म्यूजियम का ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस स्किल है जो कि इनकरेज होगा बच्चों का इस फील्ड ट्रिप से, तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप EVS की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह सब चीज़ लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए, अपने से पढ़िए, वीडियो रोक के पढ़िए, जैसे भी पढ़िए कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप EVS की अध्यापिका, मतलब कि EVS की एक अध्यापिका है और जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का टॉपिक उन्हें पढ़ाना है बच्चों को। तो उसके लिए वो मीरा, अध्यापिका का नाम मीरा है और वो अपने छात्रों से कहती हैं कि वो चीनी लेकर आएँ। चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कह रही हैं बच्चों से। तो छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर तैयार करने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या हो सकता है। प्राइमरी स्कूल में प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं है, इस ऑप्शन को तो सही माना नहीं जा सकता। अगला है कि छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है। अगला देखते हैं, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। तो ये बात ठीक है, अगर हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दें कि जल की घुलनशीलता के बारे में पढ़ा दें कि चीनी को जल में डालने पर वो घुल जाता है और उसके बाद नमक को जल में डालने पर वो घुल जाता है, तो अगर हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ा दें तो वो ज़्यादा एक्टिवली नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब बच्चों से चीनी मंगाया जाएगा क्लासरूम में, नमक मंगा रही है मैडम, उसके बाद नींबू का रस मंगा रही है, किसी से हल्दी मंगाया, किसी से आटा बनाया, मतलब बच्चे जो है वो इंगेज हो रहे हैं एक्टिविटी में। इसका मतलब है वो करके सीखने वाले हैं और वो बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके, तो ये बात भी बिल्कुल ही सही है। पहला ऑप्शन तो एकदम सही नहीं है और दूसरा ऑप्शन का भी कोई तुक नहीं बन रहा कि परिवार को शामिल करना चाहिए। लेकिन C और D ऑप्शन जो है वो छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे A ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। और अगर अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं तो यहाँ पे B तो कहीं से भी सही नहीं है, B तो कहीं से सही नहीं है और A भी सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C और D वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर EVS का एक थीम है। तो EVS के थीम पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इस EVS के सिर्फ 6 थीम हैं और उसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, याद करके या फिर लिख के कहीं पर रख लेना है, एग्ज़ाम वाले दिन आपको रिवाइज कर लेना है। निम्नलिखित में से EVS के, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई, दोनों वीडियो मतलब इसके दोनों क्वेश्चन पेपर में आपको EVS के थीम से क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा EVS का एक थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा EVS का एक थीम है। तो पदार्थ एक थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं एक थीम है, प्राकृतिक संसाधन एक थीम है, या फिर भोजन का संरक्षण एक थीम है। तो आपको पता है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये जो है वो EVS का थीम है। आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो सिर्फ 5 से 6 मिनट की वो वीडियो है
और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ईवीएस के थीम से हर बार क्वेश्चन आए हुए और सिर्फ 6 लाइन याद करके अगर आपको 1 नंबर मिल रहा है तो आप कर सकते हैं उसको। तो हर बार 6 ऑप्शन में से दे देते हैं कि इसमें से कौन सा थीम है, कौन सा थीम नहीं है, कौन सा परिवार का सब थीम है, यही सब क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डीप में पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपका 1 नंबर आसानी से आपको मिलेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल पे कौन सा ईवीएस का थीम है? तो थिंग्स वी मेक एंड डू, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्नलिखित में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यक्रम में लिया गया है। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। तो सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है? तो बाल मजदूरी को और वर्ग असमानता को शामिल किया गया है। और अगर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। जातिगत भेदभाव और दहेज प्रथा की बात हो रही है। बाल मजदूरी और घरेलू हिंसा, जातिगत भेदभाव और घरेलू हिंसा। तो किस टॉपिक पे यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। तो इसमें से आपको अगर आप देखें कि प्राइमरी लेवल पे अगर आपको बात करनी है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं ये सारी, लेकिन प्राइमरी लेवल पे जो है वो बच्चों को बाल मजदूरी समझ में आ सकती है और वर्ग की असमानताएं समझ में आ सकती हैं। वर्ग की असमानताएं जैसे कि गरीब वर्ग हो गया, धनी वर्ग हो गया, पूंजीपति वर्ग हो गया, मतलब इस तरीके से वर्ग जो है बटे हुए होते हैं। लेकिन ये जातिगत भेदभाव बच्चे जो है वो बड़े होकर समझ पाते हैं। दहेज प्रथा, इन सब के बारे में बच्चे जो है वो बड़े स्तर पर समझ पाएंगे, प्राइमरी लेवल पर समझ नहीं पाएंगे। और घरेलू हिंसा की बात भी, ये बात भी अपने आप में ठीक ही थी घरेलू हिंसा, लेकिन उतनी बेटर जो है वर्ग समानता हो सकता है ज़्यादा बेटर है इसमें। और अगला है कि जातिगत भेदभाव और घरेलू हिंसा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है कि बाल मजदूरी और वर्ग असमानताओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही ठीक होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। और उसके बाद जो है वो चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ जो है वो आंसर ठीक होगा। एज पर द ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स आर सेंसिटाइज्ड to some of the social issues of our country and identify which of the following set of social issues are dealt in the curriculum। तो चाइल्ड लेबर से तो करिकुलम में डाला ही गया है और क्लास इनइक्वालिटीज़ को भी डाला गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं और पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली बात तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? सबसे अच्छी विशेषता, सबसे अच्छी बात क्या है? तो विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दिया गया है। तो जानकारी देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं और पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रूढ़िवादी धारणाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। रटने के द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने, सबसे बड़ी बात तो यही है कि रटने के द्वारा सीखने को बच्चों को सचेतन रूप से हतोत्साहित किया गया है। ये बात बिल्कुल अच्छी बात है और एकदम सही बात है। ये सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग, तो केवल वर्ड अपने में बहुत खराब है और केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं किया गया है। पाठ्य पुस्तक का उपयोग शिक्षकों के द्वारा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सबसे बेहतर है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में सिलेबस या करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों को रटने से उन्हें हतोत्साहित किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फीचर अबाउट ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल? तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज कॉन्शियस एफर्ट टू डिस्करेज रूट लर्निंग को जो है वो कॉन्शियसली सचेतन रूप से हतोत्साहित किया गया है, डिस्करेज किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा।
और अगला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों और वर्णन को पढ़ने में आनंद मिलता है। कहानियों और वर्णनों के माध्यम से शिक्षक को पाठ संपादित करना आसान लगता है। या फिर शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की कहानियों में पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण जो है वो कौन सा है। तो कहानी और वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। ये बात ठीक है, बच्चे जो है वो अपनी अनुभूति कर पाते हैं कहानी या फिर वर्णन के साथ। जैसे कि कोई भी स्टोरी आप सुनते रहें तो आप उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। वही कह रहा है कि उनके पात्रों के साथ जो है वो बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तदानुभूति का अनुभव कर पाते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णन को पढ़ने में मज़ा आता है। ये बात ठीक है, लेकिन ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों का वर्णन करने का उपयोग का सबसे उपयुक्त हो सकता है, ये बात कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे उपयुक्त की तरफ जाएंगे तो इससे बेटर जो है वो आपको ए मिलेगा। कहानियों एवं वर्णन के माध्यम से शिक्षकों को संपादित करना आसान लगता है। ये बात अपने आप में गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इससे बेटर वन वाला ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे। शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। तो अगर गलत की बात है तो गलत जो है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि कहानी या वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीज़न फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नैरेटिव्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। तो ईवीएस टेक्स्ट बुक में नैरेटिव और स्टोरी यूज़ करने का सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से अपने आप को कैरेक्टर से जोड़ पाते हैं, स्टोरी के कैरेक्टर से जोड़ पाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। किस आवृत्ति का मूल्यांकन? प्रतिदिन अगर मूल्यांकन किया जाए वो बेस्ट होगा, प्रति माह किया जाए वो बेस्ट होगा, 6 महीने में किया जाए वो बेस्ट होगा, या वर्ष के अंत में किया जाए वो बेस्ट होगा। तो अगर आप देखें कि कहीं पर भी ईवीएस में ही मूल्यांकन की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का अगर मूल्यांकन करने की बात आए तो सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वो प्रतिदिन वाली विधि होती है। और वो कौन सी होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब कि रचनात्मक आकलन जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है चारों ऑप्शन में से। ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? प्रतिदिन अगर बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है? वो बिल्कुल ही सही है। किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मूल्यांकन है ईवीएस को सीखने सिखाने के लिए क्या है? वो सबसे उपयुक्त है। और उसके बाद क्या है? और ये 6 महीने में हो रहा है, वर्ष के अंत में हो रहा है, तो ये समेटिव है, योगात्मक आकलन है, ये सीखने का आकलन कर रहा है। और जो फॉर्मेटिव होता है वो सीखने के लिए आकलन करना होता है। ये क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में हर बार पूछा गया है, तो और ईवीएस में तो जरूरी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखने हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। तो सबसे बेस्ट क्या है? ये एवरीडे का जो असेसमेंट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और वो कौन सा होता है? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें, और उसके विद्यार्थी निम्नलिखित में से किससे वंचित रहेंगे? ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है और वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें, और उसके विद्यार्थी किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे? बहुबुद्धि से वंचित रह जाएंगे, या फिर अवलोकन से सीखने के लिए वंचित रह जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए वंचित रह जाएंगे, या फिर सहपाठी के द्वारा सीखने से वंचित रह जाएंगे। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं और सब सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं,
तो वो सहपाठी द्वारा सीखने से वंचित रह जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अगर बोला जाए कि सिर्फ अपने आप से ध्यान दो, किसी और से बात मत करो, क्या करेंगे आप? किसी से बात नहीं करेंगे तो किसी के द्वारा सीख भी नहीं पाएंगे। क्लासरूम में जब अपना अपना लोग काम करते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से सीख पाते हैं, सहपाठी के द्वारा सीखने से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, वो डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट होगा। मीरा एक ईवीएस की टीचर हैं और वो कहती हैं कि सभी बच्चे जो है वो शांत होकर अपना अपना काम करें, तो बच्चे जो है वो इस क्लासरूम में किससे वंचित रह जाएंगे, तो पीयर लर्निंग से। बच्चे जो है वो पीयर लर्निंग से वंचित रह जाएंगे। वो अपने सहपाठियों के द्वारा जो ज्ञान उनको मिलता है वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें शांत रह के सीखने के लिए शिक्षिका बोल रही हैं। और अगला क्वेश्चन है 85 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं अपना, तो इसमें क्या है कि शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए कौन सी युक्ति या युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। विद्यार्थी के आकलन के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। तो सही या गलत के रूप में या संख्यात्मक अंक हो, ये बहुत अच्छा नहीं है। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों के मूल विचारों का जो मूल्यांकन हो वो गुणात्मक तरीके से हो, कि बच्चे की आंसर लिखने की क्वालिटीज़ क्या है, वो क्या लिखना चाह रहा है, किस भाव से लिखना चाह रहा है, उसमें कितनी डीपनेस है, इन सब चीज़ों को देखकर हमें आंसर चेक करने चाहिए। और मतलब शिक्षक के द्वारा कोई भी प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो बच्चे जो भी उत्तर लिख रहे हैं या अपने मुंह से बता रहे हैं, उसके क्वालिटी को चेक करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने अनुभव से जोड़ पा रहे हैं या नहीं, वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रहे, कैसे वो बता रहे हैं अपने आंसर को। छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन क्या होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए। हमेशा ही मूल्यांकन जो है वो गुणात्मक होना चाहिए, संख्यात्मक जो है वो उतना बेस्ट नहीं होता है मेरे हिसाब से। और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि गुणात्मक चीज़ें ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है, संख्यात्मक जो है वो सिर्फ गिनने के लिए होती हैं। तो यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी चारों में से ऐसे करेक्ट स्ट्रेटजी है जो कि बच्चों को एसेस करने के लिए, मतलब बच्चे के क्वेश्चन को एसेस करने के लिए एक टीचर को यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों के स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस शुड बी असेस्ड बच्चों का जो भी असेसमेंट है, जो बच्चों के एक्सपीरियंस है, जो बच्चों के अनुभव हैं, जो बच्चों के दिमाग में बातें हैं, उन सभी का गुणात्मक तरीके से या क्वालिटेटिव तरीके से असेसमेंट किया जाना चाहिए। और एक तो सी ऑप्शन ये है, और बी ऑप्शन जो है वो क्या है कि बच्चों की जो आइडियाज़ हैं उनका भी असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव तरीके से होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मेथड जो होता है उतना बेस्ट नहीं होता, इसलिए बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बी और सी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है कि भोजन के विषय में पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देती है। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता जो है वो एक पर्यावरण की अध्यापिका है, कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है चारों ऑप्शन में से। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए, इसके लिए उनको अनुदेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, उनको बातें बताना, ये बहुत कारगर होगा। बच्चों की अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, मतलब कि बच्चों को एक्सप्लोर करवाना सीखना है। और उसके बाद छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना, तो कुछ खास इससे नहीं हो पाएगा, इससे भी कुछ खास नहीं हो पाएगा। और अगला क्या है, अगला है कि भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, तो इससे भी कुछ खास नहीं हो पाएगा। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर
चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो पाएगा। चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर वो होता है जो बच्चा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार यही आंसर हो जाएगा, लेकिन हाँ, 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो बच्चे के क्लोज हो रियल लाइफ के, वही आंसर जो है सबसे बेस्ट होता है। तो छात्रों व परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए अगर हम बच्चों को प्रेरित करेंगे तो बच्चे जो है वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों से पूछ पाएंगे, जान पाएंगे और उस पर खोज कर पाएंगे। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चारों ऑप्शन में से यहाँ पे सीख पाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी सिलेक्टेड बाय सुनीता। सुनीता के द्वारा चारों में से ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो सिलेक्ट करनी चाहिए। एक ईवीएस की टीचर है वो, जो कि बच्चों में इंक्वायरी मेथड, बच्चों में जो इंक्वायरी करने की जो कैपेबिलिटी है उनको वो बढ़ाना चाहती हैं, और उसका मतलब जिस माध्यम से वो बढ़ाना चाहती हैं उसका थीम क्या है, वो फूड है। तो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट होगा, तो डी वाला ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको हिंदी वाले में बताया कि बच्चों को इंकरेज करना टू इंटरेक्ट विथ फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट करना और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके जानना कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही ठीक है। डी ऑप्शन पूरी तरीके से दिखा नहीं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग फूड को पसंद करते हैं, तो इससे वो जान पाएंगे उसके बारे में और एक्सप्लोर कर पाएंगे। इंक्वायरी करने का जो उनको इंक्वायरी करने के लिए उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस की कहानी 87, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं वे हैं। तो रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का क्या उद्देश्य है। पहले पर्यावरण में क्वेश्चन जो है पूछे तो जाते थे, लेकिन जो चैप्टर हैं उसको आधार बनाकर पेडागोजी बनाया गया है। ठीक, जो चैप्टर है ईवीएस में क्लास 3 में, 4 में, 5 में, उसको बेस बनाकर यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। कि रोनाल्ड रॉस की कहानी का मतलब ईवीएस में पढ़ाई जाती है कि कहानी जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में इन्हें जगह मिली है, तो इसे स्थान देने का क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों को खोज करने के लिए प्रेरित करना, या फिर विद्यार्थियों में मलेरिया और मच्छर के संबंध में जोड़ने में सहायता करना, या फिर वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं उसको दृष्टिगत करना। तो यहाँ सिर्फ सी ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से 87, हाँ इसका सारे ऑप्शन सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो मतलब कि ए एंड बी एंड सी सभी सही है, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने ही सबसे पहले मतलब मलेरिया के बारे में बताया था। तो इस चैप्टर को मतलब जब हम लोग ईवीएस के कंटेंट को पढ़ने लगेंगे तो उसमें इसके बारे में जितने भी 8-10 पॉइंट आपको मिलेंगे उसको आप अगर नोट करके रख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा जो कि कंटेंट वाली पार्ट में आता है। तो रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण में स्थान दिया गया है। ये किस में मदद करता है, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में भी सहायता करता है, क्योंकि ये एकदम स्टोरी के माध्यम से मतलब ईवीएस में पढ़ाया गया है। और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इसको भी दृष्टिगत करना है, इसके बारे में भी थोड़ी बातें जो है वो ईवीएस के नोटबुक में बताई गई हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। और रोनाल्ड रॉस की जो स्टोरी है उसे इंक्लूड किया गया है ईवीएस के टेक्स्ट बुक में। इसका पर्पज क्या है इसको इंक्लूड करने का, तो बच्चों को इंस्पायर करना, रिसर्च करने के लिए इंस्पायर करना और हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट मलेरिया विथ मॉस्कीटो। मतलब बच्चों को मलेरिया और मॉस्कीटो मतलब मच्छर में संबंध बनाने में सहायता मिलेगी। और प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ साइंटिस्ट वर्क, बच्चों को एक मतलब इंसाइट या मोटा मोटा आइडिया देना कि कैसे साइंटिस्ट वर्क करते हैं। तो तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगर तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है तो इसका मतलब है डी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन, ए और बी और सी तीनों वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। चारों ऑप्शन में से सबसे उचित विशेषता क्या है इकाई योजना के लिए। पाठ योजना के लिए सबसे उचित विशेषता क्या है, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। जैसे कि एक इकाई में कितने पाठ हैं, होता नहीं है, इकाई 1 में 4 चैप्टर है, इकाई 2 में 4 चैप्टर है, इस तरीके से बनाया जाता है बुक में। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता कौन सी है चारों ऑप्शन में से।
तो यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। यह पाठ के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया के क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठों का संकलन है। तो मेरे हिसाब से और यहाँ पे अगर फिर से एक बार देखा जाए क्वेश्चन को कि यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि पाठ 10 तक ही इसको शामिल किया जाए। ठीक। और आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठों का संकलन है, तो ये भी नहीं, ये दोनों तो एकदम ही नहीं होगा। अगला है कि प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा भी नहीं होता है। ये भी नहीं। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये क्रियाकलापों का ब्यौरा नहीं होता है। क्रियाकलापों का ब्यौरा जो होता है वो लास्ट में होता है और चैप्टर के लास्ट में ही होता है। तो अगर आप देखेंगे कि ऐसे एक यूनिट है, एक यूनिट में 5 चैप्टर हैं, फिर दूसरा यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं, तीसरा यूनिट है किसी में 4, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 10 होगा या 10 से अधिक होगा, 10 से कम होगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये सीखने सिखाने की क्रियाकलाप का ब्यौरा भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें कि यह विषय वस्तु के जो भी करिकुलम है उसके बड़े भाग की गहन योजना है। जो भी कंटेंट दिया गया है उसके बड़े भाग की गहन योजना है। जो भी कंटेंट मतलब डिफाइन किया गया है, जैसे करिकुलम हो गया, करिकुलम में कंटेंट होते मतलब या कंटेंट कहें या फिर सिलेबस कहें, सिलेबस में भी यूनिट वाइज बांटा हो गया, फिर यूनिट में चैप्टर वाइज बांटा गया होता है। तो यही उसके मतलब चैप्टर वाइज बांटने से पहले जो है यूनिट वाइज बांटा जाता है। तो ये क्या है, विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि मतलब यूनिट की तरीके से प्लान किया गया होता है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट फीचर ऑफ अ यूनिट प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनिट का जो प्लान किया गया होता है चैप्टर्स में या फिर सिलेबस में, तो वो क्या दिखा रहा है। यूनिट वाइज अगर प्लान किया गया होता है तो वो क्या दिखाता है, तो इट इज़ प्लानिंग फॉर अ लार्ज ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज़ कोहेसिव होल। मतलब यही है कि ये लार्ज तरीके से सब्जेक्ट मैटर को दिखाती है और उसके अंदर जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो डिवाइड किया गया होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है। इसके पहले जो है वो एक क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। उन्हें स्पर्शीय स्वरूप या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या फिर सीखने में कठिनाई उनको हो रही, देखने में नहीं हो रही है। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के द्वारा किया जाए, और या फिर श्रवण सामग्री में श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक दिया जाए। विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रयत्न किया जाए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाषा सीखने में कठिनाई वाले बच्चे हैं, जिनको भाषा सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें स्पर्शीय स्वरूप या बड़े बड़े अक्षर के रूप में अंकित सामग्री, ये जो आंखों से कमज़ोर बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है ये, तो ये नहीं होगा। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए, ये बिल्कुल ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासरूम में डिफाइन किए जा रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े चित्र से दिखा के कर सकते हैं, ठोस वस्तुएं दिखा के कर सकते हैं, या फिर एक्टिविटीज़ में इंगेज करा के सिखा सकते हैं, जिससे कि वो उनको बहुत लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य वस्तुओं को दे देना कि बच्चे जो है सुन के समझ पाएँ, तो ये भी नहीं है। और से विद्यार्थियों को प्रथम पंक्ति में बैठाना, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी है कि अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ईवीएस के टीचर के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी, अगर एक वो लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी वाले बच्चे को पढ़ा रहा है, तो अगर लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी वाला जो बच्चा है वो तो हर क्लासरूम में होगा, तो ईवीएस के भी क्लासरूम में होगा। तो ईवीएस का टीचर ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी उसके लिए अपना सकता है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ सिंपल डायग्राम, कॉन्क्रीट मटेरियल एंड एक्टिविटीज़। तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करे सिंपल डायग्राम से कर सकता है, कॉन्क्रीट मटेरियल से कर सकता है, एक्टिविटीज़ में इंगेज करा के कर सकता है। तो इससे बच्चों को उतना भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बना पाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थीम। एक तो थीम देखिए, आपको थीम ऐसे ही पता चल जा रही है। अगर मैंने अभी तक तो फूड एक थीम हो गया, एक ट्रैवल थीम हो गया, एक शेल्टर थीम हो गया, और एक इसके पहले थिंग्स मेक एंड डू, एक ये हो गया, फैमिली हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थीम तो आपको ऐसे ही याद हो जा रहा है। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए और थीम को लिख कर रखिए। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव का वर्णन सम्मिलित किया गया है। इन्हें निम्नलिखित सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोनाल्ड रॉस के बारे में आपको ईवीएस की बुक से अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पेडागॉजी में पूछे गए। तो जब पेडागॉजी में क्वेश्चन ईवीएस से बना के पूछे जा रहे हैं तो मतलब कंटेंट में इनसे संबंधित बातें आई होंगी। इस पेपर में हो सकता है ना आई हो, इसके पहले वाले में आई हो, इसके बाद वाले में आई हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो वहीं से बन रहे हैं। तो बछेंद्री पाल के बारे में जितने भी पॉइंट्स जो है वो ईवीएस में दिए गए हैं, मैं आपको नोट करवा दूंगी एक बार, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इसी सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये लिंग रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि लड़के ही डेयरिंग काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। और यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने या पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। तो ये बात ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं बीच में, कभी ऑक्सीजन कम होता है तो कभी प्यास लगती है, कभी क्या होता है वो सारी, कभी चोट लगती है तो कभी उतरने का मन करता है, क्या कैसे होता है, तो ये सारी बातें वहाँ पे की गई हैं। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अकेली तो गई नहीं होंगी, एक टीम के साथ जाते हैं। जैसे कि जो पर्वतारोही होता है वो एक टीम के साथ जाता है, वो अकेले नहीं जाता है। तो यह अध्याय जो है वो सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। यह जो अध्याय है बछेंद्री पाल के बारे में, तो वो एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। इसका मतलब ये है कि इनके जो भी मतलब कार्य इन्होंने किए हैं उसका अनुकरण जो है वो समाज के द्वारा किया जाए, इसलिए इसको दिया गया है कि ऐसे डेयरिंग काम भी लड़कियां करें, उनको मतलब प्रेरित करने के लिए ये काम दिया गया, मतलब ये चैप्टर यहाँ पे रखा गया है। तो इनके जो भी कार्य हैं, इनकी जो भी उपलब्धियां हैं, उसका अनुकरण लोगों के द्वारा किया जाए, ये भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो आप देख सकते हैं कि ईवीएस में कितने अप्लाइड क्वेश्चन बनाने लग गए हैं कि मतलब नाम जो है वो आपका ईवीएस के चैप्टर से ले रहे हैं और वो पेडागॉजी अपने तरीके से बना रहे हैं। तो कितनी अच्छी बातें हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। टफ क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। इन द थीम ट्रैवल नैरेटिव्स ऑफ बछेंद्री पाल्स एक्सपीरियंस, मतलब कि ट्रैवल एक थीम है और उसमें बछेंद्री पाल के एक्सपीरियंस को नैरेट किया गया है। और ये एक पर्वतारोही है, मतलब पर्वतारोही है ये। तो ये कौन सा ऐसा रीज़न है चारों में से कि सबसे क्यों मतलब इनको इंक्लूड किया गया है? तो द चैप्टर चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि लड़कियां भी डेयरिंग काम कर सकती है, ये इसको दिखा रहा है। और मतलब कि हाई पीक पे चढ़ते समय क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक एस्पायरेंट को, तो वो भी बता रहा है यहाँ पे। द चैप्टर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क के इम्पोर्टेंस को भी यहाँ पे दिखा रहा है। एंड ये एक रोल मॉडल भी प्रस्तुत कर रहा है समाज के सामने। तो यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ठीक है, चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम 3 क्वेश्चन पेपर ईवीएस का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और आने वाले समय में हम 23 पेपर जो है वो पेपर 1 के हुए थे और 23
3 पेपर ही पेपर 2 के भी हुए हैं। तो 23 वीडियोस ही ईवीएस पेडागोजी की बनने वाली हैं और उसके बाद जो है वो ईवीएस के कंटेंट पर भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं। साथ साथ हमारा सीडीपी वाला पोर्शन भी चलता रहेगा। जैसे ही ईवीएस खत्म होगा, कि इस ईवीएस का पेडागोजी खत्म होगा, वैसे ही हम ईवीएस के कंटेंट पे आ जाएंगे। ईवीएस का कंटेंट खत्म होगा, उसके बाद हम हिंदी पेडागोजी पे आएंगे। हिंदी पेडागोजी खत्म होगी तो हम इंग्लिश पेडागोजी पे आएंगे और साथ साथ हम अपना एसएसटी की पेडागोजी भी करते रहेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।